So the operational guidelines are all the monetary benefits that we'll be providing under Mission Yuva. So request all of you to please pay attention here. ये बहुत ही important session है. This is the crucial main session. So अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीखा है about what are the different kinds of enterprises जिनको हम assist कर रहे हैं under Yuva. So can someone please tell me कि कौन से 4 type के enterprises हैं? Nano MSMEs, yes. जो लोग भी बाहर है प्लीज सेटल डाउन बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम लोग जो है मिशन युवा के जो 4 स्कीम्स है जो सरकारी भाषा में इस लोगों को तो स्कीम ही समझ आता है कि स्कीम कौन सा है, तो वो जो 4 स्कीम है मिशन युवा में उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर. बाकी तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वो आप करेंगे देखेंगे फिर समझ जाएंगे, लेकिन ये जो स्कीम है स्कीम के जो नुआंसेस हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगा, उसका ऑपरेशनल गाइडलाइन क्या होगा, उसमें क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स है, एप्लीकेशन कैसे मूव करेगा, वो सारा तो इसमें है. दैट्स वाई इसको थोड़ा सा आप लोग सीरियसली देखें. सब्सिडी उसको कब मिलेगा, ऑल दोस फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स विल कम हियर. यस. सो किसी ने बोला नैनो एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज, और कौन से टाइप के एंटरप्राइजेस हम सपोर्ट कर रहे हैं? We are supporting new innovative enterprises or startups, and we are helping existing enterprises to expand their businesses. So nano enterprises हमने अभी सुना था starting के session में. They are very small scale businesses. So can anyone give an example of a nano enterprise? Sir, would you like to give an example? Yes, but some example. बहुत ही छोटे शॉप्स आप इमेजिन करिए. एग्रीकल्चर का यूनिट लगा सकते हैं. Yes. कल्टीवेशन. Mushroom cultivation. Small shops, artisans की shops. बेकरीज हो गई. Bakeries, correct. So these are some examples of nano enterprises. And these are very small. आपने सही कहा सबने कि less than 10 lakh rupees का जिसमें project investment होता है, they are nano enterprises. So these are the main focus areas under our mission. हम इन्हीं को support कर रहे हैं, and we are providing them 3 kinds of monetary benefits. तो सबसे पहला benefit that we are giving them is a subsidy. So I'm sure आप सबको you understand how a subsidy works. But basically the government is financing 25% of the total project cost. So as an example, अगर किसी को 1 लाख रुपीस की अपनी शॉप सेटअप करनी है तो उसमें से 25,000 रुपये will be given by the government as a subsidy. And for women and persons with disability वो 30% हो जाएगी subsidy. Now this subsidy इसको हम 2 tranches में देंगे. सबसे पहले we'll give the subsidy जैसे ही उसका application approve होती है, and then we'll give the subsidy after we have proof कि उसने अपना unit establish कर लिया है या complete कर लिया है. Secondly, this is a back end subsidy, meaning कि ये subsidy store होगी एक subsidy reserve fund में in the bank, and ये उसके loan amount के साथ में adjust होगी. So subsidy को हम upfront नहीं दे रहे हैं because we want कि इसका utilization सही जगह पे हो and वो actually में अपने unit establish करने में ही इसको use करे. इसलिए हम सब्सिडी रिजर्व फंड में पार्क कर रहे हैं. जब हमारे पास प्रूफ आ जाएगा कि उसने अपनी एंटरप्राइज बना ली है, एंड जब वो जो सब्सिडी रिजर्व फंड है ये बोरोवर के ही अकाउंट नाम पे होगा. इट विल बी इन हिज नेम ओनली, उसी के नेम पे होगा, बट उसको डिसबर्समेंट उसको फाइनल उसके लोन अकाउंट में पैसा तब जाएगा जब उसका सस्टेनेंस का रिपोर्ट आ जाएगा कि वो अच्छे से चल रहा है. एंड इस पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज होगा. जो सब्सिडी रिजर्व फंड में अमाउंट है वो बोरोवर का ही है, लेकिन उसके लोन जो उसके आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट में है उसमें एडजस्ट होगा, जस्ट सो दैट उसका यूटिलाइजेशन इज करेक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन इंटरेस्ट सबवेंशन. सो इंटरेस्ट सबवेंशन बेसिकली मीन्स कि इंटरेस्ट रेट जैसे एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है 10% बैंक्स का, so government is paying a portion of that interest for the beneficiary. तो beneficiary के सर पे से interest का जो बोझा है वो कम हो जाता है. So we are providing 5% interest subvention.
So if the bank, supposing if the bank's interest rate is 10%, with a 5% interest subvention, beneficiary को सिर्फ 5% अपनी तरफ से interest देना होगा. So this is a huge benefit for all the beneficiaries who want to take loans. Secondly, under MSMEs, we are also providing collateral-free loans. So that is also a huge boost for marginalized entrepreneurs. जो काफ़ी लोग लोन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स देने पड़ेंगे या फिर उनको कोलैटरल देना पड़ेगा. So we are solving all of those problems. So under Nano MSME, under Nano Enterprises, we are providing 3 benefits. First is subsidy, second is interest subvention, and collateral-free loans. And what is the eligibility criteria under Nano Enterprises? Because the main focus of our program is Nano Enterprises. हमें 1 लाख Nano Enterprises set up करनी है, and we want to target the most marginalized people. We want to target जो बहुत ही छोटी shops खड़ी करना चाहते हैं. इसलिए we have kept it very general, very open. हमने इसमें कोई educational criteria नहीं डाला. We have not kept anything which will exclude people, but we are giving preferences to women, first-time entrepreneurs, and persons with disability. So as long as उसका business does not fall under these 3 negative activities, जैसे कि उसका कोई intoxicants का business नहीं हो, या उसका कोई banned activities की list में business नहीं हो, which are harmful to the society or environment, their business is allowed, as long as it is under 10 lakh rupees. And जो हमने documents भी मांगे हैं, we have kept it very general ताकि most people will be having these documents like identity proof, domicile certificate, and all of these rent deed agreement. इसमें the only thing which is slightly complicated is the DPR. DPR is the main point because the entrepreneur ने अपनी enterprise भी setup नहीं करी है, तो वो कैसे prove करेगा कि वो कैसे utilize करेगा पैसे का, उसका business plan क्या है, उसका बिजनेस किस टाइप में होगा, किस सेक्टर में होगा. सो DPR इज अ कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एंड इसको फिल करने के लिए नानो एंटरप्रेन्योर्स विल रिक्वायर योर सपोर्ट. SBDUs and BHDs have to help them fill this document and also help them with upload all of these other documents as well. These are some example scenarios जो हमने अभी डिस्कस किया उसी के बेसिस पर. So supposing someone wants to set up a shop of rupees 9 lakhs, so how much would he have to contribute? So under this scheme, अगर किसी को अपनी shop set up करनी है, they have to contribute just 10%. They can contribute more also if they want, but minimum amount is just 10%. The rest will be given by subsidy and through bank loans. Right? So अगर उसको 9 लाख की shop खड़ी करनी है, so you just have to give 10% of that. And he'll get a subsidy of 25% from the bank. Now, in this you can see he will have to subsidy. He'll get a 25%, but we have put a cap of subsidy of 1 lakh rupees. कि 1 lakh rupees से हम ज़्यादा subsidy नहीं देंगे. So let's see another example. Okay, if Aisha wants to start her business of 2.5 lakh rupees, how much would she have to contribute? Would anyone like to answer this? Correct, 25,000. And उसको कितनी सब्सिडी मिलेगी? 30%, correct. So she would get 75,000. That's right. And she will get 5% interest subvention. Now moving on to the second type of scheme, we are also supporting MSMEs under Mission Yuva. Now MSMEs are a very wide range of enterprises, micro, small and medium enterprises. They start with investments more than rupees 10 lakh up to rupees 50 crore. So basically we are helping जो भी nano enterprises में नहीं fall करते हैं, they fall under this category of MSMEs. इसमें we are supporting 2 sectors, focus sectors and sunrise sectors. So focus sectors are the already established sectors in Jammu and Kashmir, जो बहुत traditional sectors हैं, काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहे हैं, like handicrafts, agriculture, horticulture. And we have sunrise sectors, जो emerging sectors हैं, जिनमें काफ़ी potential और growth है, like pharmaceuticals, IT.
So we are only supporting these sectors in MSMEs. And isme our target is a bit smaller. We only want to set up 7,500 MSMEs. So Nano में it was 1 lakh nano enterprises. In this it is a smaller target. Now MSMEs ko we are not providing any subsidy because we think they have a higher investment cost and they wouldn't need the support of subsidy. We are just providing them with interest subvention on loans. And इनको मिल रहा है 6% interest subvention. Nano enterprises were getting 5%, they are getting 6% interest subvention. And इसका जो maximum amount of interest subvention that they will get has been decided by the type of enterprise. So supposing एक micro enterprise है जिसका business investment थोड़ा कम है, तो वो loans भी कम लेगा, तो उसका interest subvention cap is 5 lakhs. अगर कोई small enterprise है जिसका investment is a bit more, उनका subvention होगा, upper limit is ₹30 lakhs, medium is ₹75 lakhs. So अगर उनका interest subvention बनता है less than 30 lakhs या less than 5 lakhs, तो उनको वो मिलेगा, but the maximum amount of subvention they can get is what's mentioned here. Now in this, because the investment can be larger also, it can range up to crores. That is why we have decided कि उनको collateral free loans तभी मिलेंगे as long as they fall under the CGTMSE cover. Does anyone know CGTMSE क्या होता है? Current guarantee scheme. Credit guarantee scheme, yes. So basically it's a fund by the central government which acts as a guarantee against loans. So if as an entrepreneur I want to avail this fund, तो मुझे अपनी तरफ से कोई collateral security देने की ज़रूरत नहीं है. I don't have to give any guarantee against my loan. I can just say कि government is giving this guarantee, and अगर मैं loan repay ना कर पाऊँ, तो banks इस fund से वो पैसे वापस ले सकते हैं. So basically collateral का जो the effect of collateral doesn't fall on the beneficiary, it falls on the scheme. So under MSMEs, जो भी enterprises want to avail this CGTMSE scheme, उनको collateral free loans मिलेंगे. And this and the registration for CGTMSE, तो जो भी उनको fees pay करनी है, that will all be borne by the government. इसमें the beneficiary has to contribute 20% to the project cost and 80% they can get loans because this is a larger investment. Then coming to the eligibility criteria, because आप लोग को याद होगा, we only want to create 7,500 MSMEs. इसलिए we have kept the eligibility a bit stricter than nano enterprises. हम चाहते हैं कि most deserving enterprises apply for this scheme. So we have kept a priority matrix. In this priority matrix, we are supporting those enterprises जिनमें हमें लगता है कि they employ more people, because ultimately Mission Yuva is an employment generation scheme. So we are promoting those जिनके ज़्यादा employees होंगे, जो ज़्यादा investment करना चाहते हैं in the business. We are also preferring those. Then of course women and person with disability, ये हमारा throughout the scheme हम इनको preference दे रहे हैं, तो हम उनको भी we are giving them higher marks. So basically एक scoring sheet है जिसके against पे marks लिखे हैं for different things. And इसके basis पे जो enterprises who apply will be graded on this matrix. And in this matrix, those who score 70 to 75 above, they will be selected. तो उनकी applications तुरंत select हो जाएंगी. लेकिन काफ़ी बार ऐसा होगा कि किसी districts में काफ़ी quality की applications नहीं आ पा रही हैं. They don't receive applications which score above 70 to 75. So in that case, they can even accept applications which score 65 above to meet the criteria. So we want कि सिर्फ जम्मू या श्रीनगर से applications ना आए. One thing I want to clarify, ये जो scoring mechanism है, ये MSME और accelerating existing MSME के लिए, nano के लिए ऐसा कोई scoring नहीं है. ये पता होगा, but just to emphasize. Yeah. ये अगर उसने अपना पुराना लोन पूरा क्लियर कर चुका है और अगर उसका जो कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन नहीं बचा हुआ है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट, इफ दिस इज फॉर न्यू MSME और नैनो, देन इफ ही वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू यूनिट, देन ही विल बी एलिजिबल.
तो हमारे पास जैसे यूनिट है वो 95% वो इधर आ जाएगा। नहीं तो वो HADP में जाए ना, वही तो पॉइंट है कि 5.5 लाख साढ़े पाँच लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं, तो हर 5.5 लाख पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर तो HADP या PMEG उस कोटा में नहीं फुलफिल हो पाएगा। अगर HADP का कोटा या PMEGP का कोटा या हर स्कीम का जो उसका भी तो एक दायरा होगा ना कि कितने लोगों को मिल सकता है। अगर सभी लोगों को उसी में मिल जाता तो फिर मिशन युवा की जरूरत नहीं थी ना। ये जो बेसलाइन सर्वे से जो देखा गया कि 5.5 लाख लोग जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर निकल के आए, तो इन सभी को टारगेट करने के लिए तो एक मैसिव लेवल का तो एक स्कीम की जरूरत है। अगर डेफिनेटली किसी को HADP में 95% मिल जाएगा देन डेफिनेटली ही शुड गो देयर। वो तो बैंक तो देखेगी सिविल स्कोर, दैट डेफिनेटली देखेगी। Is there any scope of convergence? Like with HADP, there is 40% subsidy in some projects. And that can be covered. इसमें जो है मींस इसमें अगर कोई न्यू यूनिट चला रहा है, न्यू यूनिट एस्टैब्लिश कर रहा है, देन वही एलिजिबल हो सकता है। But sir, new unit under HADP fees. The convergence के लिए as of now there is no mechanism, but after some time when the program will go, then they provision for So we have to look out for the individuals who have not applied in the HADP or they are figuring it. अगर अप्लाई कर दिया HADP में, इसका मतलब नहीं कि ये ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो। अगर HADP ने उसने अप्लाई किया है, वहाँ पे उसने स्कीम्स को बेनिफिट लिया, उससे उसने यूनिट एस्टैब्लिश कर ली, नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू यूनिट अंडर न्यू MSME या नैनो में, तो देन ही कैन और उसने अपना पुराना लोन क्लियर कर रखा है, देन ही विल गेट एलिजिबल। But sir, in case he wants to expand it. एक्सपैंड देन तीसरा वाला स्कीम अभी इसके बाद आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इंटरप्राइजेस, उसमें वो एलिजिबल। So, right, this is a priority matrix we were talking about. तो basically हर district को अपनी end से कोशिश करनी है कि वो maximum applications forward कर सके, and they will be given a minimum quota of the number of applications they have to approve, and उस quota को meet करने के लिए they can even select applications scoring 65 or above. Now some FAQs to understand this. Someone wants to start a shop with an investment of 15 lakhs. तो वो कितना लोन ले सकते हैं? कितने percentage, how much percentage of the project can be financed through loans? 80%, correct. Because 20% उनको अपनी end से देना होगा. And subvention percentages? 6%. Nano enterprises में 5 था, इसमें it's 6%. Okay. Then Priya and Akash are from the same family and they want to start a unit. Who should apply under this scheme? So under this scheme we have one more criteria कि only one person from one family can be eligible for this scheme. Family means husband, wife and their children. So अगर किसी एक को ही apply करना है, so किसको apply करना चाहिए? Priya should apply because we are promoting women entrepreneurs in all of the schemes. And especially in MSMEs, उनको हम एक higher priority matrix पे higher score देंगे. So a woman should apply. Then SBDUs can keep an application for a week. So I'll explain this entire application process at the end. Now coming to the third scheme, जो question भी आया था about expansion of existing enterprises. So we want to help micro and small enterprises expand their businesses as well. Iska target is 4,000 enterprises and these have to be already existing enterprises. So जो at least 5 years से functional हैं, who are registered, उनका proof है, and they are obviously inside JNK. They will be supported under this scheme. And उन्होंने अगर कोई previous loan लिया था अपनी enterprise को establish करने के लिए, then they should have repaid the loan at the time of applying under this scheme. In this also we are providing an interest subvention of 6% per annum. इसमें भी there is no subsidy, there is interest subvention. So subsidy was only for nano enterprises. For new MSMEs and expansion of MSMEs, we are giving interest subvention at 6%. And ये जो interest subvention है, maximum cap is ₹5 lakhs. The beneficiary will have to pay interest on a monthly basis
लेकिन एवरी क्वार्टर जो इंटरेस्ट सबवेंशन अमाउंट है वो गवर्नमेंट उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी. So it's like a reimbursement that they will get from the government. Maybe they have to contribute 80%. They have to contribute 20%. This will also be judged by the same priority matrix that I had shown previously. We are giving preference to women, more employment generation and more investment. In this, the list of documents is a little bit more complicated because we want proof कि उनकी enterprise actually exist कर रही है, and they would have a lot more documentation to show that. So we are asking for their GST registration proof, their Udyam portal registration proof. We also want to know उनके जो कुछ business audited reports हैं, if BIOS-CA has audited their reports, to basically just to see the proof, and also we want to see the number of employees they have. Because हमारे प्रायोरिटी मैट्रिक्स में वी आर गिविंग दोज हु हैव हायर एम्प्लॉयज मोर मार्क्स, सो वी वांट प्रूफ दैट दे हैव हाउ मेनी एम्प्लॉयज दे एक्चुअली हैव. उसके लिए वी कैन टेक EPFO फॉर दोज एंटरप्राइजेज विच आर लार्जर एंड उनके पास EPFO है, एंड विच आर स्मॉलर वी हैव टू गेट लाइक सैलरी स्लिप्स और सम अदर प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम देम. Third scheme, acceleration. Yes, this is the third scheme. So first scheme is nano enterprises, second is creation of new MSMEs in focus and sunrise sectors, third scheme is expansion of existing micro and small enterprises. So these are the three main schemes जो हमारे लिए relevant हैं, and इनमें you have to help the applicants in this entire application process. So I'll just explain that. So if someone is interested in applying under Mission Yuva, तो how does the process look like? So firstly, everything is digital. एक ऐप के थ्रू ये पूरा स्कीम चलेगा. So the app is called Mission Yuva app, and जो applicant है, they have to download the app. They have to create a profile and upload all of their documents on the app as well. The moment an applicant starts filling their details or starts creating their profile, आप लोगों के पास notification आ जाएगा, and you will be able to see कि वो क्या fill कर रहा है. Now at that stage only, if the applicant को कुछ problem आ रही है कुछ upload करने में, या फिर वो application नहीं भर पा रहे, they can contact you and you can also contact them as well, and you can help them sort that out. So this is the first stage. उसके बाद application submit होती है, and then it goes to SBDUs. SBDUs again they verify the application, they check कि सारे documents ठीक हैं and all of that, and they also help them complete. अगर कुछ बच गया हो application में, then वो भी fill करा देते हैं वो और उसको ठीक कर देते हैं. Then the application goes for review, for approval or rejection by DLIC. So DLIC is a district level committee जिसको head करते हैं DCs of all districts. तो वो check करते हैं कि application को approve करना है या reject करना है, and उसका भी criteria हमने काफ़ी strict रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा applications approve होती जाए. अगर इस stage पे application उनको लगा ठीक नहीं है तो वो application को reject कर सकते हैं, and then the application will go back to SBDUs, जहाँ पे आप लोग and SBDUs मिलके you have to correct the application ताकि वो next time approve हो जाए. So हम किसी application को close नहीं कर रहे, बहुत ही rare cases में close करते हैं. We just want to keep improving applications ताकि वो they are in the system. So now supposing an application finally gets approved by DLIC, then it goes to the bank, and bank को अपने level पे they have to again approve or reject an application. If an application is rejected by bank also, तो वापस government के पास आएगी. It will go to Director of Employment, and then they have to give their comments. अगर उनको लगता है कि application को फिर और ठीक करना है, then again they will send the application back. So there are different levels. Firstly is the application creation stage, then it goes to SBDUs, then it goes to DLIC, and then it goes to bank. एंड ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली. उनको लोन्स भी ऑनलाइन, एवरीथिंग विल हैपन ऑन ऑनलाइन.